मित्रों नमस्कार। मित्रों, अगर हमारे ग्रह नक्षत्र कोई खराब बैठ जाते हैं तो ज्योतिषी लोग हमें बहुत तरह के रत्न पहनने की सलाह देते हैं, अनुष्ठान करने की सलाह देते हैं, तरह तरह के मंत्र बताते हैं। आज मैं आपको एक और पद्धति बता रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, और वो पद्धति है अपने कर्मों को सुधार कर, अपने कर्मों से ही ग्रहों को मजबूत करना। तो इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मित्रों, ऐसा है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। हमारा स्थूल शरीर में भी सब ग्रहों के अंश हैं। यहीं तक नहीं, जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती हैं। हमारी कुंडली में कुछ ही ग्रह होते हैं जो कारक होते हैं। उनमें से प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव ये विशेष कारक माने जाते हैं। प्रथम भाव तो लग्न ही है, पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण भाव है। प्रथम भाव त्रिकोण और लग्न होने के कारण विशेष शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो जितने भी केंद्र भाव हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव, ये सब भाव भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन ग्रहों के स्वामी अगर कहीं खराब जाके बैठ जाते हैं तो हमें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम कैसे कर्म करें, अपनी व्यक्तित्व में, अपने कार्यों में, अपनी दिनचर्या में हम क्या सुधार ले आएँ कि जिससे कि ये ग्रह जो हैं हमारे अनुकूल हो जाएं। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन 9 ग्रहों में से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अगर हम कोई भी सजीव या निर्जीव चीज़ ले लें, वो किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम खनिज पदार्थों को ले लें तो लोहा शनि है, शनि का प्रतिनिधित्व करता है। तांबा मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। सोना बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। चांदी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से और भी सारे जो खनिज पदार्थ हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रत्नों में आ जाइए तो रत्नों में जो है माणिक्य सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। मूंगा, वो लाल मूंगा जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मोती चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार पुखराज बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी आप चीज़ ले लीजिए तो वो ग्रह कोई न कोई ग्रह उस चीज़ को प्रभावित कर रहा होता है, या वो ही ग्रह उसका प्रतिनिधि होता है, वो सजीव हो या निर्जीव हो। उसी तरीके से हम जो क्रियाएं करते हैं उसमें भी वो ग्रह अपने कार्यकत्व के हिसाब से प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो अगर हम अपनी क्रियाओं को ग्रहों के अनुकूल बना लें तो स्वाभाविक है कि वो ग्रह हमें अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। इसके लिए हमें ग्रहों के कारकत्व को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य और मंगल को एक साथ लेंगे, क्योंकि ये दोनों का कारकत्व थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी चेतना है, सूर्य हमारा तेज है, सूर्य हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है। सूर्य हम जो अपने की जानने की चेष्टा करते हैं, सूर्य उसका कारक है। सूर्य हमारा आत्मसम्मान है, सूर्य हमारा स्वाभिमान है। तो इस तरीके के सूर्य के कारकत्व हैं हमारे व्यक्तित्व में। इसी प्रकार से सूर्य हमारी अथॉरिटी है। सूर्य
हमें उच्च पद पे पहुंचाने का कारक है। सूर्य पिता का भी कारक है, सूर्य राजा का भी कारक है। जो भी लोग हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं उन सबका कारक सूर्य है। इसी तरह से मंगल उस राजा का सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। मंगल लड़ाई से नहीं डरता, मंगल हमारा एग्रेशन है। मंगल और सूर्य में एक जो डिफरेंस है कि सूर्य अनएथिकल काम नहीं कर सकता, लेकिन मंगल में वो खूबी नहीं है। मंगल बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल करता है, पराक्रम दिखा के हासिल करता है। मंगल हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। तो जो भी हमारे अंदर एग्रेसिवनेस है, जो भी हमारे अंदर जोश और उत्साह है, उन सबका कारक मंगल है। तो सूर्य सात्विक ग्रह है और मंगल तामसी ग्रह है। सूर्य का मंगल ऐसा सेनापति है जो कुछ भी करने को हर वक्त तैयार रहता है। तो वही कार्यकत्व हमारे शरीर के अंदर भी मंगल की कमी होने से उन्हीं तक कार्यकत्वों की हानि होने लगती है। हमारे अंदर जोश की कमी हो जाएगी, उत्साह की कमी हो जाएगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आलस्य में पड़े रहेंगे। तो सूर्य और मंगल दोनों ना एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे सूर्य और मंगल को एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य राजा है, लेकिन राजा का पावर कौन दे रहा है? वो आ रहा है जो उसकी सेना है, उसका सेनापति उसको पावर दे रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को आलस्य पसंद नहीं, दोनों ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अग्नि तत्व हैं। सूर्य अगर स्वाभिमानी है तो उसके स्वाभिमान का रक्षा कौन करता है? मंगल करता है। दोनों फुर्तीले हैं, दोनों में आलस्य नहीं है। तो अगर सूर्य और मंगल में से कोई भी एक ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर कहीं जाके बैठ जाता है गलत भाव में, या नीच का होकर और दिग्बल से भी हीन हो जाता है, तो उसके लिए हमें उपचार की जरूरत पड़ती है। तो मित्रों, अगर सूर्य और मंगल बलहीन हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले आदत डालनी चाहिए सूर्योदय से पहले उठने की। आलस्य का पूर्णतया त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। आलस्य को आपको एकदम त्याग देना है। टाइम टेबल बना के काम करने की कोशिश करनी चाहिए, पंक्चुअल होने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो सूर्य की क्वालिटीज़ हैं, आपको एथिकल होने की आवश्यकता है। विशेष तौर से अगर सूर्य बलहीन है तो आपको एथिकल होने की आवश्यकता है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी तरह का पाप कर्म नहीं करना है, आपको कोई गलत कार्य नहीं करने हैं। और हो सके तो आपको जो इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष हैं, शीशम, सागौन, इन वृक्षों का प्लांटेशन करना है, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं वो भी, उनका प्रतिनिधित्व भी सूर्य के पास में है। आपको अपने पिता की सेवा करनी है। तो इन सब कार्यों को करके आप सूर्य और मंगल को जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हम बुध और बृहस्पति को एक साथ लेते हैं। तो मित्रों, बुध और बृहस्पति को एक साथ लेने का उद्देश्य यह है कि जो बृहस्पति है वो हमारा ज्ञान है, और जो बुध है वो क्या है? वो हमारा बुद्धि है। तो दोनों का सूक्ष्म अंतर इस तरीके से समझिए कि अगर बृहस्पति हार्डवेयर है तो बुध सॉफ्टवेयर है। तो दोनों मिल के तालमेल बना के काम करते हैं। हालांकि बृहस्पति के पास और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं। बृहस्पति हमारा एक ऐसा ग्रह है जो 5 भावों का कारकत्व बृहस्पति के पास है, और 3 भावों पे दृष्टि डालता है बृहस्पति। तो पूरी कुंडली
बृहस्पति के अच्छा होने से सुधर जाती है अगर कुंडली में बृहस्पति कारक हो। तो बृहस्पति का जो कारकत्व है वो ज्ञान का स्वामी है, वो वृद्धि का स्वामी, वो सुख का स्वामी है। तो सुख आपको कैसे मिलेगा? जब आप जो भी काम करें उसमें वृद्धि हो। इसीलिए बृहस्पति जिस घर पर भी निगाह डालता है, जिस ग्रह पे भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ती है, तो उसमें वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति धन का कारक है। तो ये सब कारकत्व बृहस्पति के पास है। और बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है। जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबका स्वामी कौन है? बृहस्पति है। और बुध क्या करता है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब आप किताब पढ़ के अप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ आपको बुध की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बुध क्या करता है? बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। जो आप भाषण कला है आपकी, उसमें आपको कौन परिपक्व बनाता है? बुध बनाता है। तो ज्ञान का सोर्स जो है वो बृहस्पति है, और बोल कौन रहा है? बुध बोल रहा है। तो दोनों का कनेक्शन यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बन रहा है। बुध क्या है? फ्रेंडशिप है। बुध क्या है? स्किल्स है। तो ये सब बुध के कारकत्व हैं। तो इसी तरीके से इन दोनों का हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों को हम अच्छा कर सकते हैं। तो अगर बृहस्पति या बुध आपके खराब हो के बैठ गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि चूँकि दोनों ज्ञान के देवता हैं, तो आपको गुरुओं का सम्मान करना है, आपको विद्या दान करनी है। अगर आप कोई पैसे वाले आदमी हैं तो आप शिक्षा दीक्षा के लिए लोगों को कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, या स्वयं आप निःशुल्क या मिनिमम पैसा लेके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या अगर आप कोई कारीगर हैं तो आप लोगों को स्किल सिखा सकते हैं। बुध बच्चों का रिप्रेजेंट करता है। जो 12-13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों के लिए अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं, उनके लिए कुछ शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो फिर बुध के कारकत्वों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार ज्ञान सुनना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, गुरुओं का सम्मान करना, लोगों को अच्छी सलाह देना, ये सब अगर आप करेंगे तो बृहस्पति के कारकत्व आपके अंदर बढ़ने लगेंगे। इसी प्रकार अब चंद्रमा का ले लेते हैं। तो मित्रों, जो चंद्रमा का कारकत्व है, जिस प्रकार से सूर्य हमारा पिता है, चंद्रमा हमारी माता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है, सात्विक और क्रूर ग्रह है सूर्य। कहने का मतलब सूर्य न्याय के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। सूर्य अगर जज है और उसी का पुत्र उसके सामने आ गया कोई अपराध करके, तो सूर्य उसको सजा दे देगा। इतना सात्विक है, और उसकी इसी वजह से उसको क्रूर कहा जाता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अनएथिकल काम सूर्य नहीं करता। तो सूर्य का कारकत्व भी इसी तरीके से आपको समझना है। लेकिन चंद्रमा जो है वो इमोशन है। सूर्य के पास इमोशन नहीं है, चंद्रमा के पास इमोशन है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो चंद्रमा हमारी मानसिक शांति है। आप सब कुछ कर लें संसार में, लेकिन अगर आपको मानसिक शांति नहीं है मिलती है तो लगता है कि जीना ही बेकार है। तो चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा हमारे मन का कारक, मन की शांति खत्म हो जाती है। और चंद्रमा किसका कारक है? जल का कारक है। चंद्रमा हमारे शरीर में बहते हुए खून का कारक है। तो चंद्रमा को खुश करने के लिए तो मित्रों सबसे जरूरी जो काम है ना, कि आप जल को संरक्षित कीजिए, जल को प्रदूषित मत कीजिए। जहां जल उपलब्ध नहीं है वहां जल उपलब्ध करवाइए लोगों को। इसके अलावा चंद्रमा रसदार वृक्षों और औषधि उत्पन्न करने वाले जो
जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनका स्वामित्व है। तो अगर आप इस तरह के पेड़ों को लगाते हैं, आम, जामुन, ये सब फल लगाते हैं, या जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको लगाते हैं, तो चंद्रमा के कारकत्वों में वृद्धि होती है। अब बारी आती है शनि देव की। तो मित्रों, शनि देव को प्रसन्न करना तो सबसे आसान काम है। इसके लिए कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि शनि देव को सबसे अच्छा काम लगता है हार्ड वर्क, और दूसरा शनि देव को सबसे अच्छा काम लगता है सेवा। आप लग जाइए सेवा कार्य में। और शनि देव को कैसी सेवा पसंद है? शनि देव को वर्कर वाली सेवा पसंद है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक झाड़ू लीजिए और अगल बगल अपने आपके सामने जो सड़क वड़क है उसकी सफाई दफाई में लग जाइए। इसके अलावा जो श्रमिक लोग हैं उनको दान पुण्य करना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने से नीचे के तबके के लोगों को रेस्पेक्ट देना। रिक्शे वाले को रेस्पेक्ट देना, अपने घर में जो भी आप काम करने के लिए प्लम्बर वगैरह को बुलाते हैं उनसे सम्मान के साथ बात करना, काम वाली बाई के साथ सम्मान के साथ बात करना, जो भी ये नीचे तबके के श्रमिक वर्ग हैं सबसे सम्मान के साथ बात करना, उनको सम्मान देना। इन सब चीज़ों से शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र देव की चर्चा करते हैं। तो शुक्र देव बहुत ही शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति के बाद अगर सबसे कोई शुभ ग्रह है तो शुक्र देव हैं, लेकिन ये दोनों लोग आपस में शत्रुता मानते हैं, क्योंकि शुक्र देव को प्लेजर पसंद है और बृहस्पति देव को उनको सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा रुपया रहते हुए भी वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने का जो कारकत्व है वो शुक्र देव के पास है। इसके अलावा स्ट्रेटजी बनाना और दिमाग से लड़ाई लड़ना, अच्छी स्ट्रेटजी बनाना, इसका कारकत्व। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है, कुछ विकार उत्पन्न हो गया है, तो उसको ठीक करने का कारकत्व वो भी शुक्रदेव के पास है। और इसके अलावा जितनी भी हम भोग विलास करते हैं उन सबका कारकत्व भी शुक्रदेव के पास है। हमारे जो जननांग हैं उनका भी कारकत्व शुक्रदेव के पास है। पुरुषों की कुंडली में शुक्रदेव स्त्री के कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव हमें दुखों से लड़ने के लिए शक्ति देते हैं। तो ये सारे कारकत्व जो है वो शुक्रदेव के पास है। तो अगर किसी का शुक्र अच्छे भाव का स्वामी होकर किसी दुख स्थान में या विपरीत परिस्थिति में जाके बैठ गया है तो हमें उसके लिए क्या करना है? तो मित्रों, शुक्रदेव को खुश करने का सबसे आसान तरीका ये है कि साफ सफाई। शुक्रदेव को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो सबसे पहले जहां आप रह रहे हैं, जहां जो भी आपका घर है, छोटा है बड़ा है, उसको एकदम चमका के रखिए। धूल फूल कुछ नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से आपका जो दरवाज़ा है वो एकदम साफ़ होना चाहिए। और अगल बगल भी, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप ज़मीन पे रहते हैं, आप बाउंड्री के अंदर अपने अच्छे अच्छे फूल लगाइए, सुंदर फूल, सुंदर जो फूलों के पौधे हैं उनका कारकत्व भी शुक्रदेव के पास है। आप पृथ्वी को जितना ही सजाएंगे, जितना ही गंदगी को हटाएंगे और उसको सुंदर बनाएंगे, आपको सिर्फ अपना घर ही नहीं, आपको बाहर भी निकल के आप देखिए, जहाँ भी बाहर आप तो सुंदर बना सकते हैं चीज़ों को, आप सुंदर बनाइए। उससे आपके ऊपर शुक्रदेव की कृपा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सुगंधित चीज़ें भी शुक्रदेव को पसंद है। गंदे संदे कपड़े सूर्यदेव को पसंद नहीं है। तो जो भी आपके पास कपड़ा है उसको
कम से कम साफ करके पहनना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब नहीं, नया कपड़े से मेरा तात्पर्य नहीं है कि नए नए कपड़े से, नहीं, सफाई होनी चाहिए। और अगर कोई घर में भीनी भीनी सुगंध आ रही है, बाथरूम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, आपने अच्छे से किया हुआ है, तो आप शुक्रदेव को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। इसके अलावा दान देना, खासकर जो स्त्री वर्ग को दान देना, अपनी बहनें को, माता जी को, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है। शुक्र और चंद्रमा ये दोनों स्त्री हैं। तो अगर आप स्त्री वर्ग को दान दे रहे हैं, बहनों को, माता जी को, पत्नी को, इस तरह से जिनसे भी आप दान दे रहे हैं, उनको कभी साड़ी दिया, कभी कुछ परफ्यूम दिया, कभी कुछ ज्वेलरी दी, तो इससे भी शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। और मित्रों, एक जो अंतिम बात करनी थी आपसे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो ये ग्रह नक्षत्र है, जो सौरमंडल है, अगर आप इसको अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। बाकी के जितने भी ग्रह हैं वहाँ पे जीवन नहीं पाया जाता है। लेकिन वो सभी ग्रह हमारे व्यक्तित्व में एक अहम भूमिका निभाते हैं, हमारे भाग्य में एक अहम भूमिका निभाते हैं, हमारे रोजगार में, जीवन के हर पहलू में उन ग्रहों की एक भूमिका है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब जो पूर्व जन्मों के आधार पर इंसान, जब ग्रहों की दशा उस तरीके से घूमती है, जैसा जीवन उसे आगे भोगना होता है, वो उसी परिस्थिति में पैदा होता है और ग्रह नक्षत्र उसी खाने में उसके बैठ जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम भगवान ने बना के रखा हुआ है। तो ये कह देना कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, ये गलत है। तो ये जितनी भी बातें हम आपको यहाँ बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रहों नक्षत्रों को प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। कोई भी उपाय ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। तो इस बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों और शुभचिंतकों को शेयर कीजिए। तो मुझे अभी के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।